तो दो दो चीजें हमने पढ़ी। पहला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पॉइंट नंबर 1। लाइट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड सेकंड, the light is distinguished with respect to or wavelength which are x-rays। दो बार आवाज आ रहा। हाँ वो मैंने दो, हाँ कैमरा भी है और सॉरी लैपटॉप भी है और ये भी है। हाँ, एक्स-रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। तो उस तरफ का कंप्यूटर भी म्यूट हाँ कर दो। हेलो, electromagnetic radiation consists of mutually perpendicular oscillating। दूसरे का कंप्यूटर ऑडियो बंद कर दो। हाँ, ये मार्क करो पॉइंट वापस एक बार। पॉइंट मार्क करो। Electromagnetic radiation consists of mutually perpendicular oscillating electric and magnetic field, both being perpendicular to the direction in which wave and are traveling। बात समझा? क्या कहना चाहता है कि जो भी वेव ट्रैवल करेगा, हाँ मैं वापस बोल रहा हूँ, जब भी वेव ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगा, एटमॉस्फेयर में दो तरीके के रीजन रेडिएशंस है, जैसे एक है इलेक्ट्रिक और एक है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, बराबर। और जिससे जो वेव ट्रैवल कर रहा है वो दोनों रीजन्स है, जो दोनों रीजन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, in which the wave and energy are traveling। बोलो क्या नहीं समझा, बोलो। यस समझा सर। कोई क्वेश्चन? पक्का? हाँ हाँ चलो। सर आप म्यूट हो गए हो। हेलो, यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 3 जो भी हम लोग चालू करेंगे। You have come across a spectrum of black body radiation which cannot be explained using the wave nature। ये जब हम ये पढ़ेंगे ना तब अपने को एग्जैक्ट पता चलेगा। With matter and need quantum physics to explain them। ये जब चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे तब बताता हूँ। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं। The idea of quantization of energy was first proposed by Planck to explain the black body spectrum। Planck proposed a model that says energy is emitted in packets। ये अंडरलाइन करो, energy is emitted in packets, most important।
ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। Energy is emitted in packets at higher frequency. Their energy of packets is large. ये इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी होगी इसके अंदर, वेव के अंदर या लाइट के अंदर, वो एनर्जी जो है वो पैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैकेट। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। समझ में आया? एनर्जी जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी। एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वेव में? पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज सिंपल दिखाता हूँ, रुक जाओ जस्ट अ मोमेंट। अभी बात समझना। Every light consists of packets of energy, which is called as quanta. QUANTA, quanta. बराबर? This is called as packets of energy. अभी इसको हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहे तो ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो एनर्जी इस तरीके से हो सकती है, क्वांटा ऑफ एनर्जी और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दिस इज which is called as packets of energy, light, source of light। बराबर? नाउ क्या एनर्जी कितना होगा? एनर्जी कंटेन इन वन फोटोन। दिस आर कॉल्ड एज फोटोन। ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे फोटोन। क्या बोलेंगे? फोटोन। फोटोन के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। किसके फॉर्म में? पैकेट्स के फॉर्म में। छोटे छोटे पैकेट्स होती है एनर्जी के, और वो हर पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे फोटोन। तो एनर्जी contained in one photon is given by E h into nu। बोलो क्या डाउट है? Where h is Planck constant and nu is frequency of light। लिख लो। सर जरा माइक अरेंज करो ना। क्या हो गया? नो सर। हाँ, for n number of photons, energy is n into h into nu। ये भी आप लिख लो।
हुआ? यस सर। आगे बढ़े। सर 1 मिनट। हाँ, त्या तेढा डन सर। डन। चलो अब ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है अभी देखो। हेनरी एंड हर्ड discovered photoelectric emission in 1887 while he was working on the production of electromagnetic waves by spark discharge। इसका एक प्रैक्टिकल वो लोग कर रहे थे लैब में, और तभी उसको पता चला कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। अभी मैं आपको इसका सिंपल सा उसका बता देता हूँ किस तरीके से उसने ये किया हुआ है। एक मिनट। हाँ, सो हाँ, अब सिंपल सा बात आप मुझे बताओ कि करंट फ्लो करना है सर्किट में, या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। हाँ, यस सर। बहुत सिंपल सा बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया सेल लगा के। यहाँ पे समझो कोई कंडक्टर है जहाँ से करंट फ्लो होगा। ये स्विच है, स्विच को ऑन करूंगा, करंट फ्लो होना चालू, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट फ्लो होना चालू होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मेटल के अंदर है। हाँ, अभी करंट स्विच ऑन कर दिया सपोज मैंने। अभी मुझे आप बताओ कि करंट, ये स्विच ऑन रखा है, ऑफ रखा है, सॉरी स्विच ऑफ है, तो यहाँ से ये कंडक्टर है, मेटल है, दिस इज अ मेटल। इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्या ये कंडीशन ना? नहीं सर। अभी इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, स्विच ऑन कर दिया। अभी क्या होगा बताओ, एक्चुअल क्या होगा वो बताओ। कैसे करंट फ्लो होता है? सर करंट फ्लो। इलेक्ट्रॉन जो है वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, करेक्ट? जो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, बराबर। कन्वेंशनल डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, बहुत ध्यान से समझना, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, but actual direction of electron is from negative terminal negative to positive, करेक्ट है? मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा क्योंकि वो खुद नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होना चालू होगा।
बराबर। Yes, sir. अभी मुझे बताओ, इसके अंदर से हम लोग एक चीज लेते हैं, एक एटम। हाँ, एक एटम लेता हूँ मेटल का, कोई तो एक एटम, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है। ध्यान से सुनना, नहीं समझा तो ना बोल देना। एक, सिर्फ एक एटम लेता हूँ, वन एटम फ्रॉम दिस मेटल। यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट में है उसको क्या बोलते हैं? लास्ट ऑर्बिट में जो Valence इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, electron. करेक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मेटल ही ऐसा है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एटम लिया है जिसकी वैलेंसी 3 है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब तक मैंने ये स्विच ऑन नहीं किया था, इसके पास ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसके साथ बंधा हुआ है और ये एटम के अंदर ही घूम रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. अभी जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकला, सर्किट के अंदर फ्लो हुआ और करंट का फ्लो चालू हो गया। ऐसे ही हुआ होगा। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जब तक घूम रहा था तब तक कोई करंट फ्लो नहीं मिला। अभी जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ये इसने क्या किया, मैंने बाहर से फोर्स लगाया विद द हेल्प ऑफ सेल, करेक्ट। विद द हेल्प ऑफ सेल मैंने फोर्स लगाया। वो जो फोर्स है वो इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसका बॉन्ड ब्रेक किया, बाहर निकला, सर्किट में अंदर घूमना चालू किया और करंट फ्लो होना चालू हो गया। सिमिलरली इसके ऊपर भी हुआ होगा, इसके ऊपर भी हुआ रहेगा। वैसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलते जाएंगे, करंट फ्लो होता जाएगा। बोलो क्या डाउट है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर, हाँ, सर वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव इस साइड टर्मिनल पे की रहेगा। तरफ अट्रैक्ट होगा। यस, इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड, it will attracted towards the positive terminal. Clear? Any question? सर सर मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो मेटल पीस है उसके बाहर निकलता है क्या फिर वो जो टर्मिनल एंड पे पहुंचता है? मेटल के बाहर नहीं निकलेगा, एटम के बाहर निकलेगा। एटम के बाहर, निकलेगा। हाँ मतलब वो सिर्फ एटम के बाहर टर्मिनल पे, निकलेगा। वो मेटल के टर्मिनल पे आ जाएगा ऐसा? करेक्ट। हाँ ऐसा। अभी बोलो क्या क्वेश्चन है? डन? सर लिखने दो एक मिनट। हाँ, अभी इसी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने फोर्स यहाँ पे कौन से तरीके से लगाया? हमारा फोर्स यहाँ पे जो करंट फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है, इसको छोड़ गया। व्हाट इज द इनिशियल स्टेज, इनिशियल पॉइंट जो आपने ऑन किया, स्विच ऑन किया, मतलब आपने बाहर से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया। अगर ये स्विच नहीं होता तो क्या करंट फ्लो होता? नहीं। तो ये जो मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, बराबर ना? इलेक्ट्रॉन के हाँ ऊपर सर। फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और वो बाहर निकल जाएगा, बराबर। अभी ये जो फोर्स लगा रहा है इसका मैं बाहर से सप्लाई दे रहा हूँ यस कि सर। नहीं? ये बाहर से सप्लाई दे रहा हूँ मैं। अभी मुझे
ये बाहर से सप्लाई नहीं देना, मैं इसको क्या करूंगा, ध्यान से समझना। फोर्स ही लगाना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट दूंगा और वो सोर्स ऑफ लाइट इसके ऊपर गिराऊंगा। लाइट के पास एनर्जी है कि नहीं है? लाइट के पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन, बराबर है। हर फोटोन के पास एनर्जी है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। वो एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बात समझना ध्यान से। और वो इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी लेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बाहर निकलेगा और करंट फ्लो करना चालू करेगा। जो काम पहले स्विच कर रही थी या सेल कर रहा था, वही काम सोर्स ऑफ लाइट करेगा। And that is why it is called as photo. Photo is nothing but photon. Electric मतलब electron. Photon and electron effect is called as photoelectric effect. The most important thing here, one photon can remove only one electron. बाकी का दूसरा फोटोन आएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तीसरा फोटोन आएगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्या हाँ। प्रॉब्लम हुआ? सर Yes. सर तो अगर हम बाहर से वो फोर्स नहीं लगाते, मतलब स्विच ऑन करने के टाइम Yes. पे वो फोर्स नहीं लगाते, तो सर उस कंडीशन में वो जो सर्किट में क्या स्विच प्रेजेंट होगा? जब भी सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट उस पर जब इफेक्ट करेगी तभी वो सर्किट में तभी स्विच प्रेजेंट होगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझा, क्या बोल रहे हैं? सर आपने जो भी ये जो सर्किट बताया, अगर उसके जगह जो बटन हाँ। मतलब जो स्विच है वो अगर हाँ। वो स्विच की जगह पे आपने क्या हाँ। बताया, सोर्स ऑफ लाइट वो हाँ, इलेक्ट्रॉन को ये हेल्प स्विच कर रही है निकाल दिया कि मैंने। हाँ, ये स्विच नहीं, मैं स्विच नहीं है इसके अंदर। मैंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, देख इधर, सोर्स ऑफ हाँ लाइट सर वही लिया। पूछ रहा था। सोर्स ऑफ लाइट से मैंने लाइट मेटल प्लेट के ऊपर गिराया और मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। बिकॉज इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हर सोर्स ऑफ लाइट के पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, and which is equal to h into nu. Nu is the frequency of light. That energy of photon is given to electron. फोटोन क्या करेगा, ये देख, अगर ये यहाँ पे भी अगर मैं देखो ड्रॉप करके दिखाऊं तो इस तरीके से ये इसका प्रोसेस होगा। ये एटम है अपना, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सपोज, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसके ऊपर आया ये फोटोन। फोटोन ने एनर्जी किधर किसको दिया, इलेक्ट्रॉन को। फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, समझ रहे हैं? और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज करके एटम से बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरा फोटोन दूसरा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तीसरा फोटोन तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमने लगेंगे और अपने को करंट फ्लो मिल जाएगा।
तो सर उसके लिए स्विच रिक्वायर नहीं है ना? नहीं नहीं, यही तो है कि अगर हम लोग जो सेल लगाते हैं उसका अपने को खर्चा भी आता है और अपने को एनर्जी भी देनी पड़ती है। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज सोर्स ऑफ लाइट, वो तो फ्री है अपने पास, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सोलर सिस्टम की जैसा अपन यूज कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट वी आर प्रोड्यूसिंग करंट। अभी क्या होगा, लाइट जो है वो करंट प्रोड्यूस करता है। पहले हम लोग एनर्जी जो देते थे सेल से करंट प्रोड्यूस करते थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट से करंट प्रोड्यूस करेंगे। सर बोलो। इसमें यूवी लाइट ही रहती है ना, मतलब वो टेक्स्ट बुक में दिया है। का नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसे कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं जिसका एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी हो। कितना एनर्जी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी फोटोन के पास होना चाहिए, बराबर। यस सर। अगर उससे कम एनर्जी दिया, फोटोन के पास एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? या एनर्जी है लेकिन ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे कम एनर्जी है, तो बाहर निकलेगा क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं सर। नहीं निकलेगा। तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। तो तेरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम लोग लाइट सिलेक्ट करते हैं उसके पास कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए जिससे ये जो एनर्जी है, बॉन्ड जो दोनों का बॉन्ड है वो टूटना चाहिए। वो टूटेगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन विथ सम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलेगा और सर्किट में घूमेगा। सर इसे लिख ले। हाँ लिख लो और समझ भी लो और टेक्स्ट बुक में पढ़ भी लो। ठीक है, एक्चुअली आज टाइमिंग गड़बड़ हो गया, मैं वापस रीशेड्यूल करता हूँ रात को और नया टाइम टेबल डालता हूँ। लिख लो आराम से। और क्या क्वेश्चन है, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो डायग्राम बनाते रहो आपके नोटबुक में, सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट। टेक्स्ट बुक में डायग्राम ऐसे नहीं दिए रहेंगे, ये आपको इजीली समझ में आएगा। और टेक्स्ट बुक रीड करना कंपलसरी है, एक एक पॉइंट रीड करो टेक्स्ट बुक का। सर इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। भाई आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक सोर्स ऑफ लाइट मेटल प्लेट के ऊपर फॉल होगा और वो मेटल प्लेट में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एनर्जी देगा। वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स रहेगा। फोटॉन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, 3 मार्क्स का। फोटॉन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एटम से बाहर निकलेंगे और सर्किट में घूमेंगे, विच कॉजेज ऑफ करंट, विच कॉजेज फ्लो ऑफ करंट। हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन फोटॉन कैन रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। सर फिलिप्स में आ सकते हैं? हाँ, फिलअप में तो कुछ भी बोल पूछ सकते हैं। हाँ। And this effect is called as, because it is
1 photon 1 electron formula or 1 photon 1 electron chemistry. This is called as photoelectric effect because it is done photon and electron. So it is called as photoelectric effect. Okay. अभी टेक्स्ट बुक में आ जाओ. अभी ध्यान से सुनना और समझना. और जो नहीं समझा मैं रीड कर रहा हूँ अभी. अभी आपको जो नहीं समझेगा वो मेरे को पूछोगे आप. Heinrich Hertz discovered photoelectric emission in 1887 while he was working on the production of electromagnetic waves by spark discharge. Spark discharge एक एक्सपेरिमेंट का नाम है जिससे वो स्टडी कर रहा था. He noticed that when ultraviolet light is incident on metal electrode मतलब अपना metal plate. ठीक है. This is a metal plate. A high voltage spark passes across the electrode. Actually, electrons were emitted. Underline. Actually, electrons were emitted. क्या emit हो रहा है? Electrons emit हो रहा है. समझा? जो spark उसको दिखा, वो किसकी वजह से दिखा? Electrons were emitted from the metal surface. तभी spark हुआ रहेगा. Okay? आगे बढ़ते हैं. The surface which emits electrons when illuminated मतलब जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी with appropriate radiation is known as photosensitive surface. अभी मुझे बताओ यहाँ पे photosensitive surface क्या है अपने डायग्राम में? मेटल इलेक्ट्रोड. करेक्ट. मेटल प्लेट बोल सकते हो, मेटल इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रेडिएशन गिरेगा जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. तो यहाँ पे रेडिएशन फॉल हो रहा है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसको बोलेंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस. क्या बोलेंगे? फोटो सेंसिटिव सरफेस. दिस इज जनरली मेटल. आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट? नहीं. A phenomenon of emission of electrons from a metal surface when radiation of appropriate frequency is incident on it, as shown in figure 14.1, is known as photoelectric effect. For metals like zinc, cadmium, magnesium, etc., UV radiation is necessary, while for alkali metals, even visible radiation is sufficient. समझा? जो तीन Yes, नाम sir. बता उसके लिए यूवी रेज चाहिए क्योंकि उसका जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता है. इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड तोड़ने को. बाकी अल्कली मेटल का जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है और उसको तोड़ने को कम एनर्जी भी चलेगा. तो विजिबल लाइट से भी उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चालू हो सकते हैं. क्वेश्चन? एनी डाउट? नो डाउट सर. नो डाउट सर. हाँ सर. चलो बस आज के लिए इधर ही रुकता हूँ. इस तारीख का टाइम है. नेक्स्ट लेक्चर में थर्सडे को प्लान कर रहा हूँ बट इट विल बी इन आफ्टरनून स्लॉट. ठीक है. हाँ. एक बार ये रीड कर लो और क्या डाउट है पूछो. डन? हाँ. ओके. आपका आवाज नहीं आ रहा है.